नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा जो है वो E.A. पील ने दी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास निम्न में से कौन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, कौन सा? तो हमें पता है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो है ये बिलीव करते हैं कि होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। ठीक है, तो जो संपूर्णता होती है वो ज्यादा महत्व रखती है ना कि उसके पार्ट्स। उसमें जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के जनक हैं वो माने जाते हैं मैक्स वर्दिमर, एंड उसमें साथ में कोहलर है, कॉफका है, कर्ट लेविन है। ये सारे जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन में हमारे पास कर्ट लेविन दिया है और वॉल्फगैंग कोहलर दिया है। तो ये दोनों जो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, पर जो पावलोव हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा। सुपर ईगो और इड का, सुपर ईगो जो है वो इड का पूर्ण विपरीत है। यह कथन सत्य है, असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है? तो ऑब्वियस है, सुपर ईगो जो होता है हमारी मोरल सेल्फ होती है जो हमें अच्छे रास्ते पे चलाती है, और इड जो होता है हमारे व्यक्तित्व का वो पहलू है जो हमें बुराई की तरफ लेके चलता है। ठीक है, तो हमारे अंदर का बीस्ट या एनिमल जिसको कहा जाता है। तो इसमें जो है ये बिल्कुल ट्रू जो है वो स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मानव के ज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसमें शामिल किया जाता है 7 से 11 साल की एज ग्रुप को। ठीक है, 2 to 7 ईयर का एज ग्रुप जो होता है उसमें शामिल किया जाता है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, सेंसरी मोटर में आते हैं बर्थ टू 2 इयर्स, एंड ये यहाँ पे अबाउट 12 इयर्स ऑनवर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट जो स्टेज होती है वो होती है। ठीक है, ये हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरीज के 4 जो है वो स्टेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विकास शब्द में डैश निहित है। विकास शब्द में जो होता है दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव निहित होते हैं। जो होम्योस्टेसिस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? होम्योस्टेसिस शब्द जो है वो कैनन के द्वारा दिया गया है। लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल टेबल्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो गणितीय पहाड़ों को सीखा जाना जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? ये सीरियल लर्निंग का एग्जाम्पल है। क्रमबद्ध अधिगम जो है इसको कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने देखा था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो व्यवहारवाद का जनक जो है हम किसे कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, या फिर व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन बी होगा, इंक्रीज द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, घोड़े की तस्वीर क्या है? अगर हम घोड़े की तस्वीर एक दिखाते हैं तो वो क्या है? प्रतीकात्मक उद्दीपक है। ठीक है, एंड आइकॉनिक स्टिमुलस है वो। यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्बलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, मतलब कि हर बार जो है वो 2 सही उत्तर के बाद ही जो है वो अध्यापक क्या करेगा? रिइंफोर्समेंट देगा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फिक्स्ड रेशो शेड्यूल कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास फिक्स इंटरवल शेड्यूल होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि प्रत्येक 2 मिनट के बाद, तो जिसमें टाइम मेंशन किया होगा, फिक्स टाइम मेंशन किया होगा, वो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होता है। ठीक है, और वेरिएबल रेशो शेड्यूल क्या होता है? वेरिएबल रेशो, जैसे यहाँ पे हमारा फिक्स रेशो था, वेरिएबल रेशो होता है इसमें जो रेशो है वो फिक्स नहीं होता। मान लो कि एक बार जो है वो पुनर्बलन 2 सही उत्तरों के बाद दिया जा रहा है, दूसरी बार जो है वो 4 सही उत्तरों के बाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो वेरिएबल रेशो शेड्यूल होता। ओके, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है? लर्निंग थ्रू इंसिडेंट्स, लर्निंग आउटसाइड द क्लासरूम, अनइंटेंशनल लर्निंग या प्लान लर्निंग। इसको कहा जाता है अकस्मात या गैर इरादतन सीखना, अनइंटेंशनल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 है मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए, इसे याद करना क्या दर्शाता है? किस डैश को दर्शाता है? ठीक है, तो मैंने अपने बचपन के दिन, ये मतलब हमारे ही से ही रिलेटेड है और पुरानी मेमोरी है, तो इसे एपिसोडिक मेमोरी कहा जाएगा। एपिसोडिक मेमोरी जो होती है यूनिक मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स होती है जो अपने आप से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, वैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो बाकी प्रक्रियात्मक स्मृति है, प्रासंगिक है या अर्थ विषयक स्मृति है, ये तीनों जो पार्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी में जो होता है हम जो भी काम करते हैं, जो हमारे पास स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड है। सिमेंटिक मेमोरी जो होती है वो हमारे जो भी हम कैलकुलेशन, मतलब जो भी हम जनरल वर्ड से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है, फैक्ट्स हैं या जनरली हम याद कर रहे हैं, कुछ भी हमें याद रहे, वो सारा सिमेंटिक मेमोरी में होता है। एपिसोडिक मेमोरी जो है वो
पर्टिकुलर बहुत पुरानी पुरानी मेमोरीज जो कोई एक खास टाइम की हमें याद रहती है, तो उसको हम कहेंगे प्रासंगिक स्मृति, और वो सिर्फ हमारे से रिलेटेड हो, किसी और से रिलेटेड ना, अपने आप से रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये तो सभी को ही आता होगा, इसका होगा आंसर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला था ये दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने तो वैसे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु ही दिया था, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो टर्मन ने लगाया है, तो टर्मन ने इसे फंक्शनल बनाया है इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं वो किस लिए यूज की जाती है, वो पर्सनैलिटी का आकलन करने के लिए यूज की जाती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है वो हमेशा पर्सनैलिटी के लिए ही यूज की जाती है, पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वे जल्दी डैश करते हैं। ठीक है, कक्ष में उपयोगी विस्फोरण, इसमें जो सही आंसर रहेगा वो डी होगा कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होता है ये हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पठन विकार होता है। डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कृतिका जो अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती है जबकि विद्यालय में ज्यादा बात करती है। ये क्या दर्शाता है, इससे क्या पता चलता है। विद्यालय बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है कि वो ज्यादा बात करें, या अध्यापकों की मांग होती है कि छात्र विद्यालय पर अधिक बात करें, या फिर वह किसी भी स्तर पर अपने घर को पसंद नहीं करती है, या उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा उसके विचारों को विद्यालय में सम्मानित किया जाता है, तभी वह विद्यालय में ज्यादा बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है। केस स्टडी मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसका आंसर होगा केस स्टडी मेथड। ठीक है, पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में जो है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना तथा उसे बनाए रखना। ये कहा है ड्रेवर ने। ठीक है, भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। जो भय संवेग है उसको उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो इसके लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, पेन होगा, या फिर डार्क प्लेस हो गया, सडन नेचुरल स्टिमुलस या सडन फॉल ऑफ थिंग। तो ये होगा सडन नेचुरल स्टिमुलस, एकदम से कोई नेचुरल स्टिमुलस पहले मिलेगा, उसके बाद फिर ये अंधकार युक्त स्थान या दर्द या तेजी से गिरती हुई वस्तु, ये सेकेंडरी हो सकते हैं फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विच इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। वो होते हैं माता पिता एवं परिवार, यह आधारभूत अभिकरण होता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है। ठीक है, मतलब एक टीचर जो होता है वो बच्चों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, तो मतलब वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान से रिलेटेड। इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था, तो इस पर रूसो ने बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। ये अगेन रिपीट हुआ है, लास्ट में हमने जो शेयर किया था क्वेश्चन पेपर उसमें भी था ये। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। मतलब बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि वही सेंटर है, उनके अराउंड ही सब कुछ घूमेगा। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। मतलब जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो भी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उसका आधार क्या होता है, उसका आधार होता है बालक की उम्र। वैसे भी 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको फर्स्ट में लिया जाता है ना, तो उनका आधार जो होता है वो एज ऑफ चाइल्ड होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, हर एक बच्चा जो है वो स्पेशल होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे को पहचान
की पहचान कर सकता है। कैसे पहचान कर सकता है शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की? जब वो ज्यादा आक्रामक व्यवहार करे, मतलब उसको सामने से कुछ भी बोला जाए, बहुत एग्रेसिव हो जाए, हर एक छोटी छोटी बात पे एग्रेसिव हो जाए, तो मतलब इससे शिक्षक को ये पता चलेगा वो तनाव में है। ये जनरली हमारे साथ भी होता है, जब हम बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। कोई हमारे से ठीक से भी बात करे तब भी हम ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, है ना। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? द स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। संज्ञान भावना, कोग्निशन इमोशन को जो है ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कई बार हम लोग बहुत ज्यादा टेस्ट देते हैं और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो ले लेते हैं, तो कितने क्वेश्चंस होते हैं जो हम ठीक कर सकते हैं पर हम वो क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। उससे हमारी क्या होती है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो वो कोग्निशन इमोशन, संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।